दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो हाल ही दिनों में आपका पेपर है, अगर इसमें साइंस पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है PYQ ही है। चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब कोई अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी कि बेस आपस में क्रिया करते हैं तो वह नमक और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। सामान्य समीकरण का क्या होता है, तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो अपघटन क्या है, तो अपघटन एक यौगिक के टूटने की क्रिया जो होती है वह अपघटन कहलाती है। विस्थापन क्या है, तो एक तत्व दूसरे को हटाकर उसकी जगह लेता है, उसे विस्थापन कहते हैं। संयोजन क्या है, तो दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग की रोशनी में सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग की रोशनी में सबसे अधिक होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक उपयोग होने वाली लाल और नीली रोशनी होती है, लेकिन इनमें से लाल रंग की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है अधिक होता है। 680 से 700 नैनोमीटर होता है आपका वेवलेंथ इसका लाल कलर का। या क्लोरोफिल ए द्वारा सबसे अधिक अवशोषित होता है, वही हरा रंग परिवर्तित होता है, इसलिए हरी रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वाष्पीकरण के समय कौन सी ऊष्मा प्रयोग में आती है। आपसे पूछा है कि वाष्पीकरण के समय कौन सी ऊष्मा प्रयोग में आती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त ऊष्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई द्रव गैस में बदलता है यानी कि वाष्पीकरण होता है तो यह एक विशेष मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करता है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस ऊष्मा के प्रयोग से द्रव का तापमान नहीं बढ़ता लेकिन इसकी अवस्था बदल जाती है। इसी कारण पसीने के वाष्पीकरण से शरीर की ऊष्मा कम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस धातु को काटने पर सिल्वर चमक दिखती है और या वायु के संपर्क में आते ही काली हो जाती है। आपसे पूछा है कि किस धातु को काटने पर सिल्वर चमक दिखती है और या वायु के संपर्क में आते ही काली हो जाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सोडियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो, जिसका प्रतीक जो है Na इसका प्रतीक है। तो सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। जब इसे काटा जाता है तो इसकी सतह पर चांदी जैसे चमकदार दिखाई देती है, लेकिन वायु विशेषता ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आते ही या जल्दी से अपक्रिया करके काले रंग की परत बना दे लेता है। सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। इसी कारण इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह हवा से ना जुड़े। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब कोई वस्तु द्रव में तैरे तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। आपसे पूछा है कि जब कोई वस्तु द्रव में तैरे तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपथन बल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब कोई वस्तु किसी द्रव जैसे पानी में डाली जाती है तो वह द्रव उस वस्तु को ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस ऊर्ध्व बल को अपथन बल कहते हैं। यही बल वस्तु को तैरने में मदद करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस तत्व को शरीर का निर्माणकर्ता कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस तत्व को शरीर का निर्माणकर्ता कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन को अक्सर बॉडी बिल्डर या शरीर का निर्माणकर्ता कहा जाता है। या शरीर की मांसपेशियों, ऊतकों, त्वचा, एंजाइम, हार्मोन आदि के निर्माण व मरम्मत के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है, खासकर बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। आपसे पूछा है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है, यह आपसे पूछा
पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिकीय श्वसन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर ऊर्जा यानी कि एटीपी प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जिसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पदार्थों की कंडक्शन क्षमता किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा है कि पदार्थों की कंडक्शन क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आणविक संरचना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंडक्शन क्षमता यानी विद्युत या तापीय चालकता इस पर निर्भर करती है कि पदार्थ की आणविक या परमाणु संरचना कैसी है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं जैसे तांबा चांदी, वे बेहतर चालक होते हैं। इस क्षमता को तय करने में धातु या अधातु होना, अणुओं का संगठन, बंधों की प्रकृति और बंधन के प्रकार जैसे कारक बहुत अहम होते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस विकिरण की होती है। आपसे पूछा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है किस विकिरण की होती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें में सबसे कम तरंग दैर्घ्य और सबसे अधिक ऊर्जा होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 10 के घाते -12 मीटर या उससे भी कम होती है। यह अत्यधिक घातक और पैनी विकिरणें होती हैं जो परमाणु विखंडन और रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। आपसे पूछा है कि किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके तहत बादलों में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या डाई आइस को छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग मुख्यतः इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बादलों में संघनन केंद्र का कार्य करता है। इससे जलवाष्प बर्फ या जल की बूंदों में बदल जाता है और वर्षा शुरू हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस पदार्थ में विद्युत का सुचालक होने के बावजूद कोई प्रतिरोध नहीं होता। आपसे पूछा है कि किस पदार्थ में विद्युत का सुचालक होने के बावजूद कोई प्रतिरोध नहीं होता, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर कंडक्टर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंडक्टर वे विशेष पदार्थ होते हैं जो एक निर्धारित न्यून तापमान से नीचे जाकर बिना किसी विद्युत प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। इन पदार्थों में विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है जिससे ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मरकरी, नियोबियम जिसका प्रतीक, नियोबियम का जो प्रतीक होता है वह Nb होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम वह ऊतक है जो पौधों में पत्तियों में बने भोजन यानी जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस क्रिया को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो जाइलम जो है या जल और खनिजों का स्थानांतरण करता है नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम की बात करें तो अभी हम लोग पढ़े भोजन का स्थानांतरण करता है। स्टोमेटा की बात करें तो गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करता है, या भी पूछ लेता है। और ट्राइक्रोम की बात करें तो रक्षात्मक रोम और बाल होते हैं, पौधों की रक्षा करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओ रक्त समूह विशेषकर ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। इसकी लाल रक्त कोशिकाएं पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होते जिससे या किसी भी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। सर्वग्राही जो कहा जाता है वह ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है, और ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वह कार्लैंड स्टीनर ने की थी। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है। आपसे पूछा है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्तरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
फेफड़ों में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया से होता है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से होता है। गैसों का एक उच्च सांद्रता वाले स्थान से गैसें जो है एक उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर स्वतः गति करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है। आपसे पूछा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है। भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ वह यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता, समय और कंपन की दिशा को मापा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो दिया है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर की जो बात करें तो यह पवन की गति को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। बैरोमीटर की बात करें तो वायुदाब मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। सिस्मोग्राफ का अभी हम लोग पढ़े हैं भूकंप मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। आपसे पूछा है कि पेंसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक से प्राप्त की जाती है पेंसिलिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कवक पेनिसिलियम से प्राप्त की जाती है या बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने में सहायक होती है और इसे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक माना जाता है। इसके जो खोजकर्ता रहे हैं वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्ष 1928 में इसकी खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है क्योंकि यह डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को संग्रहित करता है या कोशिका के विकास, कार्य, विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है या कोशिका के सभी कार्यों का निर्देशन करता है जैसे मस्तिष्क शरीर का करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसके लिए प्रयोग होती है। आपसे पूछा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसके लिए प्रयोग होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराध की पहचान के लिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक आणविक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की आनुवंशिक पहचान के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए पैटर्न अद्वितीय होता है, इसलिए इसे अपराधियों की पहचान, पुरातत्व परीक्षण और मानव अवशेषों की पहचान में उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिनेबार किसका खनिज है। आपसे पूछा है कि सिनेबार जो है किसका खनिज है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मरकरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिनेबार जो है मरकरी का, सिनेबार जो है किसका खनिज है, तो यह मरकरी का खनिज है। सिनेबार रासायनिक रूप से HGS यानी कि मरकरी सल्फाइड होता है या मरकरी पारा का प्रमुख खनिज अयस्क है या मरकरी यानी कि पारा का प्रमुख खनिज अयस्क है। इसमें से हीटिंग प्रक्रिया द्वारा मरकरी धातु प्राप्त की जाती है। चलिए आपको सिनेबार की विशेषताएं बताते हैं। या खनिज आमतौर पर लाल रंग का होता है या नम और गर्म क्षेत्रों की चट्टानों में पाया जाता है। इसमें मरकरी की उच्च सांद्रता होती है। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।